हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिय छात्रों एवं दोस्तों नमस्कार। इस YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में मैं चंद्रशेखर कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्न लाए हैं और उसका उत्तर भी साथ में दूंगा। आप अगर एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न यह है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे कि रक्त का अर्थ क्या होता है। तो बाकी सब जानते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि उसमें एक हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के उपस्थित के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब इस पर थोड़ा देख लेते कि रक्त अर्थात होता क्या है। रक्त का अर्थ होता है खून, इसको कहिए खून। अंग्रेजी में अगर कहते हैं तो ब्लड कहिए। अब हेमोग्लोबिन की कमी से अगर होता है, अगर हेमोग्लोबिन शरीर में कम जाता है तो यह क्या है, तो कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो एक एनीमिया नामक जो रोग होता है हो जाता है। यह रक्त के कमी के कारण होता है। रक्त जब कम होगा तो हेमोग्लोबिन भी कम होगा। इसको हम दूसरा नाम है हेमोग्लोबिन का रुधिर वर्णिका। प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका है। रुधिर वर्णिका में रुधिर वर्णिका में क्या कमी हो जाता है, किस कारण से जो है उसका लाल हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हम डालते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। अब हमारे शरीर में तरह तरह के हार्मोन हैं, लेकिन यहाँ जब चीनी खाते हैं आप तो वह अंदर जाने के बाद पचता है, वह हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा देते शरीर को, जिससे हम तरोताज़ा रहते हैं। तो इसको पचाने के लिए एक हार्मोन का नाम है, वह कौन हार्मोन है, तो यह इंसुलिन हार्मोन। यह जो है चीनी को पचा देता है और ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। इंसुलिन होता कहाँ है, यह कहाँ उपस्थित रहता है। यह अग्नाशय में रहता है, या उसको पेट में स्रावित होता रहता है। अग्नाशय के चेंबर जो होता है दीवार से स्रावित होता रहता है और चीनी को पचा देता है वहीं पे। ये इंसुलिन की कमी अगर शरीर में हो जाता है, अगर नहीं वो स्रावित हो पाता है, ज़्यादा चीनी सेवन करने लगते हैं, तो यह मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग, इसको हम डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं। डायबिटीज़ अंग्रेजी नाम है, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। देहाती भाषा अगर कहे या चीनी रोग यानी शरीर में चीनी हो गया, यानी सही से उसका पाचन नहीं हो पाता, वो ब्लड में मिल जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न के साथ कितने कंसेप्ट मिलेंगे। एक प्रश्न के साथ 5-5 4-4 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन होता है। तो एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछने का तरीका रहता है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हम आते हैं, हमारे अमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। तो हमारे अमाशय में अम्ल का कार्य है भोजन को पचाना। अगर अम्ल नहीं हमारे पेट में रहेगा, नहीं होगा, तो वह भोजन नहीं पच पाएगा। अब जो है अम्ल कैसा अम्ल होता है, वो अम्ल का नाम क्या है, तो अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अम्ल यानी एसिड होता है, खट्टा चीज। यह जो है भोजन को पचाता है, पचाने में काम आता है अमाशय में,
और यह जो है अगर भोजन के साथ कोई कीटाणु चला गया है, कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है। इसका अनुसूत्र HCl होता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक सी से क्लोरीन होता है, ऐसे हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो मुख्य इसका कार्य जो है भोजन को पचाना है। और कीटाणु, अब भोजन करते हैं, कोई बच्चे सब जो होता है बासी भोजन कर लेते हैं, तो कुछ उसके साथ कीटाणु चला जाता है, उस कीटाणु को मार देता है अम्ल। तो नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि आयोडीन जो है का सेवन कीजिए। यानी ऐसे तो जनरली लोग नमक खाते हैं, आयोडीन का मतलब नमक हुआ। तो ये सलाह इसलिए देता है क्योंकि घेंघा, अगर आयोडीन की ज़्यादा दिन तक अगर सेवन नहीं करेंगे तो घेंघा रोग हो सकता है। इसको हम ग्वाइटर कह सकते हैं, ग्वाइटर रोग अंग्रेजी में, GOITR, ग्वाइटर रोग। तो ये घेंघा रोग यानी गलकंड भी कहते हैं। तो यह आयोडीन जो है नमक यानी सोडियम क्लोराइड NCl, इसका अनुसूत्र होता है नमक का। ये जो है खाने के लिए डॉक्टर सलाह देती है ताकि घेंघा रोग न हो। घेंघा रोग किसको कहते हैं? जो कंठ पर उभर जाता है थैला की तरह। प्रश्न संख्या 5 में हम आते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पहले ही चीनी के पाचन से संबंधित प्रश्न हम बताए हैं, उसमें बता दिए हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यह मधुमेह, ऊपर भी बता दिए, मधुमेह रोग। अगर इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे तो डायबिटीज, और इसको थोड़ा अलग भाषा में कहेंगे तो चीनिया रोग या चीनी रोग। अगला प्रश्न संख्या 6 है, इसमें अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? केमिस्ट्री का है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर प्रश्न डाला गया। असल में यही तीनों सब्जेक्ट जो है साइंस का पार्ट है। तो हम इसमें अम्लीय विलयन का pH मान जानेंगे। अब जो है अम्लीय विलयन का pH मान तो 7 से कम होता है, 7 से कम। तो 7 से ज़्यादा भी होता होगा। तो 7 से जो ज़्यादा होगा वो जो है 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक इसको बोलेंगे। तो यह किसका अम्लीय विलयन होता है? तो यह जो है क्षारीय विलयन का होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। तो फिर 7 के बराबर भी होता होगा, 7 के बराबर। तो यह जो है उदासीन विलयन का pH मान 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है, 7 के बराबर उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो 3 टर्म है यहाँ, एक अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। तीनों को याद रखना है, तीनों का मान है अलग अलग। 7 तीनों में लगा हुआ है, 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन विलयन का pH मान होगा। चलिए आगे बढ़ते, इस तीनों ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग जो है अंग्रेजी वर्ड है, इसको हम N2O, इसका सूत्र पूछ रहा है, नाम पूछता तो इसको हम नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर पूछ देगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड मारिएगा टिक। और इसको अगर सूत्र पूछेगा तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब लाफिंग गैस LUG, लाफिंग गैस, इसको हम हास्य गैस बोलते हैं, हास्य गैस, हंसने वाला गैस। यानी यहाँ अगर वह गैस छोड़ दिया जाए, चाहे आपके नज़दीक वह गैस छोड़ दिया जाए
तो आप हंसने लगिएगा। न भी हंसना चाहते तो हंसना पड़ेगा, क्योंकि यह गैसें है जो आपको सूंघने के बाद हंसी लगना ऑटोमेटिक जो है हंसने लगिएगा। तो आप इसको एक नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करके देख सकते हैं कि यह जो है हास्य गैस है, हंसना ऑटोमेटिक पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। अब यह याद नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, CaSO4 इंटू ½ H2O। अब इसमें जो है गणित का अंक जो है, इसका ट्रिक है, गणित का अंक है 4×9 है, यहाँ 2 है, और अंग्रेजी का वर्ड इसमें प्रयोग हुआ है CaSO, कैसो, कैसो, कैसो हो, कैसे हो, कैसो हो, कैसो हो, CaSO4 कैसे हो के नीचे तो H में 2 लगा देंगे, 1/2 आगे लगा दिए, 4 लगा दिए, 4×9 है, कैसे हो गया ट्रिक, कैसे हो, CaSO4 इंटू ½ H2O जल। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, उपयोग इसको जान लेंगे। तो ये जो है मिट्टी के बर्तन बनाने में, मिट्टी के बर्तन अगर बनाते हैं तो उसमें इसका काम है। अगर हड्डी फट्टी टूट गया है तो हॉस्पिटल में जो होता है वह जो है इसको शैल चिकित्सा में शैल चिकित्सीय में इसका प्रयोग किया जाता है। हड्डी फट्टी टूटता है उसको प्लास्टर। अम्लों का राजा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा गया है, और यह जो है हमारे आमाशय में होता है, और यह भोजन पचाने का काम करता है, भोजन पचाने का काम करता है। अगर पेट में है, आमाशय में है, तो भोजन पचाने। तो जान गए कि अम्लों का राजा किसे कहा गया, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। यह भोजन पचाने का काम करता है। अम्लों का राजा यानी सब अम्लों में यह राजा है, किंग है, यानी जो है सबसे हार्ड और अच्छा है, पावरफुल है अम्ल, इसीलिए हम इसको अम्लों का राजा कहे हैं। ऐसे अम्ल जो है बहुत सारा है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक HCl इसको सूत्र है, इसका रासायनिक नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक, याद रखेंगे। तो कभी ये पूछ देता है, कभी ये पूछ देगा अणुसूत्र, तो कभी रासायनिक सूत्र, ध्यान रखना है। अब यहाँ आते हैं नीला थोथा। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र कहता है लिखने के लिए। इसको रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। इसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, और CuSO4 का नाम है क्यूप्रिक सल्फेट। दूसरा नाम इसका है क्यूप्रिक सल्फेट। नीला थोथा तुतिया कॉपर सल्फेट का अगर रासायनिक सूत्र पूछता है तो यही लिखना है CuSO4। दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है, तो परिवर्तन 2 तरह का होता है। अब दूध से दही बनाना, तो परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक। अभी 2 तरह का जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसमें जो है कोई वस्तु जो है, वस्तु चेंज होता है, वस्तु चेंज होकर फिर वस्तु बनता है, नया वस्तु, और जो है ये वस्तु चेंज हो गया, चेंज होकर नया बन गया, अब फिर नया से जो है पुराना बन गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर दूध है, दही बन गया, यानी चेंज हो गया, लेकिन दही से कहेंगे दूध बनाओ तो नहीं बनेगा, नहीं, दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन यह हो गया।
जैसे कोयला है, जला देंगे, जलाने के बाद वो हो जाएगा कोयला, जला हुआ कोयला। जला हुआ कोयला से कहेंगे कि फिर जो है जैसा कोयला था वैसे बनाइए जलने वाला कोयला, तो नहीं बनेगा। तो एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, पुनः उस रूप में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। समझ लीजिए। डेफिनेशन जो है 2 अंक का भी पूछ देता है, जब लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखना है। दीर्घोत्तरीय भी आप याद कर सकते हैं। दूध से दही बनाना, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध नहीं, यही बात। प्रश्न संख्या 12, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। तो फिर अभिसारी और अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहेंगे, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, सॉरी अपसारी लेंस कहेंगे। अभिसारी याद करना है, अभिसारी उत्तल लेंस। अभी का मतलब होता है सिमिट जाना, कोई भी अगर किरण आता है टकराने के बाद दर्पण से सिमिट जाता है, लेकिन अपसारी का मतलब फैल जाता है, दूर दूर तक चला जाता है। दर्पण जो है सतह से टकराने के बाद दूर तक चला जाता है, इसलिए अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहते हैं। लेंस 2 तरह के होता है। प्रश्न संख्या 13, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म होता कैसा है? तो प्रिज्म जो है दिखने में त्रिभुजाकार होता है, बशर्ते में यह जो है 3D के रूप में होता है। तो ये सतह हो गया, एक उधर से सतह, एक इधर से, एक इधर से, 3, एक ऊपर एक नीचे, यानी 5 सतहों की संख्या 5। प्रिज्म में सतहों की संख्या 5 है, एक ऊपर एक नीचे या 3 तरफ से होता है। इसी प्रिज्म से होकर अगर श्वेत रंग जो है अधिक किया जाता है तो यह स्पेक्ट्रम पर प्राप्त करता है 7 रंग। तो स्पेक्ट्रम जो होता है, यानी इसको हम वर्ण क्रम भी बोलते हैं। वर्ण क्रम यानी वर्ण को जो है, रंग को यह दर्शा देता है सीरियली, या पट्टी होता है स्वर्ण पट्टी, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिस पर रंग प्राप्त किया जाता है। 7 रंग में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। प्रकाश का अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अगर कोई दर्पण है, सपोज दैट दर्पण है, इसमें एक पोल है, यहाँ जो है F हो गया, यहाँ से यहाँ जो दूरी आए वो F हो गया, फिर यहाँ से जो दूरी आएगा यहाँ ये हो जाएगा R। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये फोकसांतर बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव हुआ, इसको P से दर्शा दी, फोकसांतर को F से त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ अगर 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो टोटल हो जाएगा 20। देखिए R हो गया, F हो गया, तो ये देख रहे हैं F जो है अगर 10 है तो R 20 है, तो यानी इसका दुगुना है, यानी F बराबर R/2। अन्यथा अगर 2 आके इसमें गुना हो जाएगा तो R इधर बच जाएगा, R बराबर 2F। ये सूत्र याद रखिए अथवा ये सूत्र याद रखिए, दोनों एक ही। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस का भी पावर को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर से लेंस की शक्ति, जब प्रकाश आपके आँख के अंदर कितना जाता है, लेंस पर कितना प्रकाश पड़ता है, उसको मेजरमेंट जिस चीज़ से करते हैं
वही लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा कहलाता है, उसको हम डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस के बारे में हम जान लीजिए। लेंस दो तरह का होता है। अगर उत्तल लेंस के अगर हम उत्तल लेंस का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका जो है पावर हमेशा पॉजिटिव में होगा। डायोप्टर जो होगा पॉजिटिव डायोप्टर होगा। अगर अवतल लेंस में जांच रहे हैं तो इसका डायोप्टर जो मेजरमेंट आएगा वो निगेटिव में आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में यानी आँख में, मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। मानव के नेत्र में कौन लेंस? ऐसे जनरली कैमरा जो होता है, वह जो कैमरा सब जो होता है, कैमरा में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जनरली अधिकतर कैमरा में उत्तल लेंस ही रहता है लगा हुआ, ध्यान। प्रश्न संख्या 17 में आते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी इसको एन से दर्शाते हैं। बल जो होता है यानी ताकत, शक्ति, इसको अंग्रेजी में हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स ये मतलब नहीं समझिएगा कि सैनिक का फोर्स, ताकत को कहते हैं। बल का परिभाषा जो होता है यानी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ दे कि बल किसे कहते हैं तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। क्योंकि ऊर्जा के बारे में जूल महोदय ने ही खोज किया था कि ऊर्जा के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा का अगर डिफिनीशन अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका परिभाषा होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में। यानी कार्य नहीं तो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है वह स्पेस होता है, वहाँ वायुमंडल तो है नहीं, न वायु है, हवा है, कोई न धूल है, कण है, कुछ नहीं है। तो वहाँ जो है उनका जो काला दिखता है, आकाश का रंग काला दिखता है। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी पर आकाश का रंग जो देखते हैं तो वह जो है नीला दिखता है, नीला पृथ्वी पर से दिखता है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण यह जो घटना है, पृथ्वी पर वायुमंडल है इसलिए पृथ्वी पर से अगर कहेंगे कि आकाश का रंग कैसा दिखता है तो नीला। लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल कई किलोमीटर ऊपर तक है, उससे ऊपर अंतरिक्ष यात्री जो है चला जाता है तो उसको वायुमंडल से लगाव टूट जाता है। वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है, उस पर उसका रिफ्लेक्शन पानी का बनता है, समुद्र का, तो वही पृथ्वी पर से नीला दिखता है। लेकिन आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है तो काला दिखता है, काला प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 20, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? कितना होता है? तो ये अनंत, 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 इनको इन्फिनिटी बोलेंगे। क्योंकि हमारा आंख स्वस्थ है, मेरा आंख जो है स्वस्थ है, आंख मेरा स्वस्थ है, देखने के लिए
यह बहुत दूर तक, जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक देख सकते हैं। यह कि स्पष्ट नहीं, लेकिन दूर तक कहता है, तो दूर कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहेगा कि नज़दीक, दूर लगा दिया, यहीं नज़दीक लगा सकता है कि नज़दीक के वस्तु हम कितने नज़दीक के देख सकते हैं, तो वहाँ 25 सेंटीमीटर जो है कोई वस्तु को हम स्पष्ट देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि यानी देखने के लिए कि न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 किलोमीटर नहीं है। आज जो एक स्वस्थ आँख यानी एकदम बिल्कुल हेल्दी आँख हमारा होगा तो वह जो है अनंत दूरी तक देख सकता है। अगर आँख में कोई तरह की खराबी है तो वह जो है हम दूर तक नहीं देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला भाग यानी भाग संख्या 3 का वीडियो बनाकर इस यूट्यूब के चैनल पर प्रस्तुत कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका